Assalamu alaikum viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपके होस्ट आयशा गिलानी और आप सोच रहे होंगे कि आयशा अब क्या एक नाइट क्लब के कॉर्नर में खड़ी हुई है। Actually, आपकी होस्ट the intellectual is at yet another art gallery। पूछे क्यों? वो दीवारों पे रंग करने का जब सोचे तो अजीब सा लगता है। दिमाग में एक साफ सफ़ेद दीवार को गंदा या ख़राब करना ही आता है, मगर ग्राफिटी आर्ट जो दीवारों पे खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का अंदाज़ को कहते हैं, अमेरिकन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ओवर द इयर्स इस आर्ट फॉर्म ने शहरों में ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को फैलाने में मदद की है। इसलिए आज के एपिसोड में मैं आपको इस आर्ट फॉर्म की मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस और इंटरप्रिटेशंस शेयर करने की कोशिश करूँगी, which is why I brought you to the Ladies First all-women graffiti and street art show in Washington, D.C., where I'll be introducing you to some of the brilliant artists and some of their amazing works of art. So let's get started. Allow me to introduce you to one of the fabulous artists of this evening, Superwax with 2 X's, who is based in DC. Superwax, your work is amazing. What inspires you? What sort of pushed you to try to get into graffiti? There's a lot of things that inspire me as an artist, everyday life. मैं बहुत सी चीज़ों से मुतासिर हुई हूँ। एक आर्टिस्ट होने के नाते जब मैं शहर में निकलती हूँ तो मुझे हर चीज़ मुतासिर करती है। अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद की कहानियाँ और बिलाशुबा आर्ट भी। खास तौर पर ग्राफिटी आर्ट मुझे मुतासिर करती है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे आर्ट पर असरअंदाज होती हैं। हकीकत ये है कि इन सबको एक कैटेगरी में डालना बहुत मुश्किल है। Put it into one category, honestly, but That's good. You're forever inspired, so you're forever creating. So, what's sort of behind the pieces that you have showcased today? Can you tell me a little bit about them? Like, what was individually behind those? मेरी कुछ तस्वीरों के पस मंजर में यकीनन कोई ना कोई कहानी मौजूद है और मैं अपने काम के जरिए वो कहानी पेश करती हूँ। मेरा काम पॉपुलर आर्ट से बहुत मुताबिकत रखता है, मिसाल के तौर पर मिकी माउस की थीम और इसके रंगों का अंदाज वगैरह। And now let me introduce you to Genevieve or Genevieve, another graffiti artist showcased at tonight's event. What do you have to say to those people who think that there's a negative connotation attached with graffiti? A negative connotation attached to graffiti. What do I have to say to them? I mean, जहाँ तक ग्राफिटी आर्ट से वाबस्ता मनफी पहलुओं का ताल्लुक है, इसके मुतालिक मैं ये कहूँगी कि हकीकत में ये इस सोच से कहीं हटकर है। इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि बच्चे किस तरह इससे मुतारिफ हो रहे हैं और किस तरह इसे पसंद कर रहे हैं। बज़ाहिर ये उस आर्ट जैसा है जिसका ताल्लुक देखने से होता है, लेकिन जब एक बच्चे के तौर पर आप पेंटिंग और ड्राइंग से मुतारिफ होते हैं तो ये उससे कहीं मुख्तलिफ और कहीं बढ़कर होता है। ये हकीकत में आपकी सोच का अंदाज तब्दील कर रहा है और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी सोच में वसअत भी ला रहा है और सोच के इम्कानात को बढ़ा रहा है। And now standing next to me is Giannina from New York City. Now tell me, I find it really interesting to ask artists how you sort of ended up in graffiti art. Why graffiti art? I wouldn't call myself a graffiti artist. Growing up, I did hang out with a lot of graffiti artists. मैं अपने आप को ग्राफिटी आर्टिस्ट कहती हूँ। मैं बहुत से ग्राफिटी आर्टिस्ट के साथ परवान चढ़ी हूँ और मैंने उनके साथ मिलकर काम किया है। मेरा ख्याल है कि मैं एक स्ट्रीट आर्टिस्ट ज़्यादा हूँ। मैं गलियों को पेंट करती हूँ। मैं कैन से दीवारों पर स्प्रे करके तस्वीरें बनाने के बजाय कैनवस की तरह फ्री स्टाइल पेंटिंग करती हूँ। मैं स्प्रे कैन भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरा आर्ट पेंटिंग के ज़्यादा करीब है और मैं उसे बहुत एंजॉय करती हूँ। I've always been drawn to it. अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस अपने म्यूरल्स यानी दीवारों पे बने हुए आर्ट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये म्यूरल्स दुनिया में हर जगह जाते हैं और लॉस एंजलिस को मज़ीद खूबसूरत और रंग बिरंगा बनाता है। इस कहानी में और क्या रंग है, आइए चल के देखते हैं। लॉस एंजल्स चैम्बर ऑर्केस्ट्रा का ये वसी म्यूरल शहर के बीचों बीच पाया जाता है और गुजरते हुए बहुत से लोगों के दिलों को छूता है। ये म्यूरल 1991 में केन ट्विचल ने बनाया था और ये लॉस एंजलिस के लोगों को याद दिलाता है कि उनका शहर बुरी ट्रैफिक का शिकार होने के अलावा अमेरिका का एक अहम सकाफती मरकज भी है।
इस घर पर बना हुआ म्यूरल ट्विचल ने 1971 में बनाया था। मैंने अपने पसंदीदा अदाकार स्टीव मैक्वीन को पेंट करने का फैसला किया। मैं अपने आप को एक बड़ा और मॉडर्न आर्टिस्ट नहीं समझता था। मैं बस एक फोक आर्टिस्ट था और वो सब कुछ पेंट करता था जो मुझे अच्छा लगे। ट्विचल अब म्यूरल मूवमेंट के एक जाने माने आर्टिस्ट समझे जाते हैं, मगर ये उनके लिए एक चैलेंज है। मैं बहुत मासूम सोच रखता था। मैं समझ रहा था कि मैं फ्लोरेंस में हूँ, जहाँ लोगों को ये म्यूरल्स पसंद आएंगे, मगर ऐसा न था। लॉस एंजलिस के बेशुमार खूबसूरत म्यूरल्स अब नहीं रहे। लॉस एंजलिस की कुछ तारीखी आर्ट को बहाल किया गया है। गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट की लेस्ली रेनर का कहना है कि लॉस एंजलिस की मशहूर ओलिवर स्ट्रीट पर मैक्सिकन आर्टिस्ट डेविड अल्फारो के 1932 में बनाए हुए म्यूरल को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। इस म्यूरल पर कुछ और पेंट कर दिया गया था क्योंकि किसी लीडर को इस आर्टिस्ट के पैगाम पर एतराज था। आर्टिस्ट ने बड़ी कंट्रोवर्शियल तस्वीर बनाई जिसमें सलीब पर चढ़े हुए शख्स के ऊपर एक चील उड़ रही है और कुछ इनकलाबी अपनी राइफलें उस चील की जानिब किए हुए खड़े हैं। स्क्वेयर्स के म्यूरल ने मुस्तकबिल के आर्टिस्ट को मुतासिर किया, जिन्होंने 1960 के बाद म्यूरल्स बनाना शुरू किए। आर्टिस्ट लिडिया एमिली अपनी वॉल आर्ट के जरिए स्किड रो नामी एक गरीब मोहल्ले में बेघर अफराद तक कुछ समाजी पैगाम पहुंचाना चाह रही हैं। करीब में ही उन्होंने इंसानी स्मगलिंग की शिकार जेसिका की कहानी पेश की है। मैंने जेसिका से उसकी कहानी मालूम की, वो कैसे अगवा हुई, कैसे स्मगल की गई, कैसे बची और फिर कैसे उसने अपनी जिंदगी बदली। फिर मैंने जेसिका की कहानी को दीवार पर पेंट करने की कोशिश की। लिडिया का कहना है कि उनका म्यूरल लोगों को उम्मीद देता है। लॉस एंजलिस के ओहदेदार जो पहले म्यूरल्स के सख्त खिलाफ थे, अब इन म्यूरल्स को कबूल करने लगे हैं। अगर ये म्यूरल्स प्रॉपर्टी के मालिक से इजाजत लेकर बनाए जाते हैं तो हाल ही में ये ओहदेदार म्यूरल्स के खिलाफ कानून की सख्ती में कमी लाए हैं ताकि ये म्यूरल्स शहर में और ज्यादा रंग, आर्ट और सकाफत फैला सकें। हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। मम्मी मुझे डर लग रहा है। राजन सेडेलिया आर्ट, डिज़ाइन, कॉमिक्स और ग्राफिटी की सरहदों को ब्लेंड करते हैं। उनके आर्ट वर्क के बारे में कहा गया है कि वो अनकहे लफ्ज़ों पे फोकस करता है। जब बाकी दुनिया ग्राफिटी से भरी हुई दीवारों को एक न्यूसेंस की तरह समझता है, राजन सेडेलिया इन अनपेंटेड वॉल्स को एक अनपेंटेड कैनवस की तरह समझता है, which can be an inspiration for everyone everywhere, but he is much more than a graffiti artist. आइए मैं आपको भी मिलवाती हूँ और ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि why exactly I'm saying that about this guy. He's pretty amazing, and together we went on a graffiti run which was really funny. पूछे क्यों? You'll have to check it out to find out. Thank you so much for having us here today. Thank you. Thanks for having me. My pleasure. So let's start from the beginning. How did you get started in the industry, and how did you get started in graffiti? You know, it was a very informal. ये सब कुछ बहुत इनफॉर्मल तरीके से हुआ। मुझे बचपन से ही आर्ट में दिलचस्पी है और जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो उसमें मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई और फिर मैं अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ की कोशिश करते हैं जिसकी लोग आपसे तवक्को रखते हैं और आप हर रोज़ अपने इन वलवलों और ख्वाहिशात पर चलने की कोशिश करते हैं जो आपके जहन में होती हैं और इसके नतीजे में अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। हो सकता है कि फौरी तौर पर कुछ सामने ना आ सके, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के साथ हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाती है। So you are an industrial designer and a graffiti artist. Tell me more in detail about how you got started in both of those fields.
Industrial design is what I studied in universities. मैंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की तालीम यूनिवर्सिटी में हासिल की। इस लिहाज से वो इस शोबे की एक बाज़ाब्ता तरबियत थी जिसे मैं जारी रखना चाहता था। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ फुटबॉल और बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और दूसरे खेलों की तकरीबात के मौक़ों पर कुछ स्कोर बोर्ड एनिमेशंस बनाई जो तालिब इल्मों के लिए फ़ायदेमंद थी। वहाँ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने, जिनमें ज़्यादातर आर्ट एंड डिज़ाइन शोबे के स्टूडेंट्स थे, स्कोर बोर्ड की तस्वीरें बनाई। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे आर्ट के दूसरे शोबों के लोगों से मिलने का मौका मिला। अगर हम ग्राफिटी आर्ट की बात करें तो ये बहुत इनफॉर्मल है। आप ये आर्ट शुरू करते हैं और फिर ये सिलसिला रोक देते हैं, या फिर जैसे जैसे आप परवान चढ़ते हैं आप ये आर्ट बनाते रहते हैं। और मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी ग्राफिटी बनाना तर्क नहीं किया और ये चीज़ें बनती रहीं। And it leads to good things in the end. Now, what I found really interesting about what you do is that you've taken a stand against the negative connotation that goes along with graffiti, it being seen as vandalism. Tell me more about that. So, graffiti is जहाँ तक ग्राफिटी का ताल्लुक है तो ये एक बड़ा वसी किस्म का आर्ट है। इसमें तस्वीरें बनती रहती हैं और लोग इसे मिटाते रहते हैं। ये एक तरह से बिल्ली चूहे के खेल जैसा है। मैं ये महसूस करता हूँ कि लोग इसकी सिर्फ हौसला अफजाई करें तो इससे इस आर्ट से मुंसलिक हर शख्स को मदद मिलेगी। ये आर्ट लोगों को अपने इजहार में मदद देता है। ये निस्बतन एक ज़्यादा खुली कम्युनिटी है। ये ज़्यादातर एक तरह की डायरी है कि लोग दिन भर क्या सोचते हैं। मेरा ख्याल है कि रंग बिरंगे लफ्ज़ों और तस्वीरों के मुकाबले में सीमेंट की मटियाली खाली दीवारें इंसान को तशद्दुद पर ज़्यादा उकसा सकती हैं। हमारा ये प्रोग्राम है कि वाशिंगटन डीसी में इस वक्त तामीर की जाने वाली सीमेंट की हर दीवार पर तस्वीरें बनाई जाएं। कानून को इसकी इजाज़त देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि लोग इससे इत्तफाक करेंगे। मेरा ख्याल है कि रंग काले और ग्रे सीमेंट की निस्बत लोगों के लिए ज़्यादा दिलकश होते हैं। What do you think about the prospect of legalization of graffiti? I think it's great, and I think it can be done in a way where everybody in the neighborhood can appreciate it. मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि इसे इस तरह किया जा सकता है कि इलाके का हर शख्स इस आर्ट को अप्रिशिएट करे। इसे अपने इलाके की जानिब थोड़ी बहुत कम्युनिटी की तवज्जो, कम्युनिकेशन और इस पर हर एक के कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि उसका इलाका अच्छा हो और ऐसा हो कि लोग वहाँ जाना पसंद करें। मेरा ख्याल है कि बड़ी अवामी इमारतों, थिएटर्स और दूसरी जगहों पर सिर्फ ग्राफिटी ही नहीं बल्कि आर्ट की दूसरी अक़साम से भी काम लिया जा सकता है। यकीनन ऐसा हो सकता है, मगर इसके लिए एक मुनासिब माहौल की ज़रूरत है। What's it like running around doing something that's illegal? I mean, do you get a rush? And have you ever gotten in trouble? The first time I did it, I did get in trouble, but it was only for... पहली बार जब मैंने ऐसा किया तो मुझे परेशानी का सामना हुआ। ये उस वक्त हुआ था जब मैं एक बच्चा था और कंक्रीट की एक दीवार पर तस्वीर बना रहा था, और वो सब नई चीज़ें और कंक्रीट की दीवार इसका हिस्सा हैं। वो मेरा पहला तजुर्बा था। पुलिस आई थी और मुझे वापस घर जाना पड़ा था। Taking me back home. Rajan, thank you so much for having us here today. I had a great time. You're welcome. वाशिंगटन डीसी में स्ट्रीट आर्ट ने नई बुलंदियों को छू लिया है। यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स की दीवारों पे स्ट्रीट आर्टिस्ट ने बारी बारी खूबसूरत पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं, लेकिन ये बिल्डिंग्स सिर्फ कुछ महीने के मेहमान हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ एन अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट कुछ देर में ये गिरा दी जाएंगी। लेकिन इन आर्टिस्ट को कोई इतराज़ नहीं। हाउ कैन दैट बी? आई डोंट नो, बट लेट्स गो चेक इट आउट इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन के स्ट्रीट आर्टिस्ट केली टोल्स ने हवाई के आर्टिस्ट जैस्पर वॉन्ग के साथ मिलकर एक म्यूरल बनाया है, जिसको अब ये फाइनल टचेस दे रहे हैं। टोल्स का कहना है कि वो दोनों एक ऐसी फैंटेसी पेंट करना चाहते थे जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आए। It is two characters playing basically an old ये दो कैरेक्टर्स हैं जो बच्चों का मशहूर गेम कैट्स क्रेडल खेल रहे हैं। इसमें दो लोग एक स्ट्रिंग को अपने हाथों के गिर्द उलझा लेते हैं। उल्टे हाथ पर एक डायनासोर है जो जैस्पर वॉन्ग ने बनाया है, और सीधे हाथ पर एक मास्क पहना हुआ कैरेक्टर जो मैंने बनाया है। स्प्रे पेंट के अलावा केली और जैस्पर ने पेंट रोलर्स का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस म्यूरल पर 3 हफ्ते काम किया और दूसरे आर्टिस्ट्स की मदद भी ली। एक दूसरी दीवार पर 2 ऑस्ट्रेलियंस जो अपने आप को डैब्स माइला कहते हैं ने ये चमगादड़ जैसा जानवर बनाया।
इस बिल्डिंग पर स्ट्रीट आर्ट बनाने का आइडिया टोल्स का था। उन्होंने फॉरेस्ट सिटी रियल एस्टेट कंपनी से बात की जो जल्द ही इस बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर देगी। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फॉर मार्केटिंग गैरी मैकमैनस का कहना है कि उनकी कंपनी ने इस आर्ट को कमीशन किया है। हमने सोचा कि ये एक खूबसूरत आर्ट बनाने का एक अच्छा मौका है और लोग इसको देखने भी आएंगे। इस बिल्डिंग की ज्यादा खिड़कियां नहीं हैं और ये सफेद भी है, तो ये पेंटिंग के लिए बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी। इस प्रोजेक्ट का नाम आर्ट यार्ड्स है और टोल्स ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बिल्डिंग की दीवार पर पेंट उंडेलने से की। बड़ा मजा आता है जब किसी के सामने आप एक आइडिया पेश करते हैं, जैसे कि क्या मैं बिल्डिंग की दीवारों पर पेंट उंडेल सकता हूं, और वो आगे से कहता है हाँ जरूर। टोल्स की तरह बाल्टिमोर के स्ट्रीट आर्टिस्ट माइकल कर्बी भी रंग बिरंगी फैंटेसीज पेंट करते हैं, मगर दीवारों की जगह जमीन पर। मैं इनको इस तरह मुतासिर करना और तालीम देना चाहता हूँ कि वो शायद इस दुनिया को एक नए अंदाज से देखने लग जाएं। उन्होंने आर्ट यार्ड के पार्किंग लॉट में, जिसको जल्द ही तबाह कर दिया जाएगा, एक मछलियों का बोल बनाया जिसके बीच में एक महल है। मैं कुछ अंडर वाटर चीज बनाना चाहता था, इसलिए मैंने एक अनोखा और ख्याली मछलियों का बाउल बनाया और उसके अंदर मछलियों के बजाय मैंने समुद्री हैवान डाल दिया। कर्बी अपने 3D आर्ट के लिए मशहूर हैं। इस तस्वीर के पीछे आइडिया ये था कि मैं तस्वीर को खींचूं और फैलाऊं, जैसा कि ये सीन और शक्लें इतनी लंबी लंबी हैं। इस तस्वीर में सारी सीधी लाइनों को मैंने एक्सटेंड किया है ताकि इस एंगल से ये सब कुछ साथ मिलकर एक अच्छी तस्वीर बनाए। टोल्स ने अपने म्यूरल को सबसे पहले तोड़ने की दरखास्त की है। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये म्यूरल तबाह कर दिया जाएगा। ये तो स्ट्रीट आर्ट और ग्राफिटी है। एक मिनट ये यहाँ होती है और दूसरे मिनट गायब हो जाती है। टोल्स का कहना है कि वो अपने म्यूरल को एक धमाके से नीचे गिरते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हेलो, माय नेम इज गिलानी पाकिस्तानी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमने दीवारों और ज़मीनों पर बनी हुई आर्ट तो देखी है, लेकिन कभी इंसानी जिस्म पर बनी हुई आर्ट के बारे में सुना है? आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसे आर्टिस्ट से जो इंसानी जिस्म पर खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाता है, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको ये फुल स्टोरी दिखाती हूँ मेरी अगली कहानी में। ये है एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स की तस्वीर एक बाजू पर। इस टैटू को कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर टैटू आर्टिस्ट निको हर्टारो ने बनाया है, जिनको टैटूज का आइकॉन कहा जाता है और जो आजकल खूब शोहरत हासिल कर रहे हैं। 2012 में निको ने टैटू बनाने के सबसे बड़े कंपटीशन में ज्यूरी मेंबर का अहम किरदार अदा किया और अब निको का काम टैटू वॉर्स और LA इंक जैसे मशहूर टीवी शोज में भी दिखाया जा रहा है। ये फोटोग्राफ नहीं बल्कि एक क्लाइंट के बाजू पर निको का बनाया हुआ साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन का पोर्ट्रेट है। इनकी आंखें और चेहरे की झुर्रियां और तासुरात ऐसी डिटेल के साथ बनाए गए हैं जो इससे कबल टैटूज में शामिल करना नामुमकिन समझा जाता था। हर्टाडो का कहना है कि टैटूज बनाना आहिस्ता आहिस्ता एक फन में तब्दील होता जा रहा है। I mean, tattooing has constantly evolved. You know, tattooing is one of the oldest art forms. I mean, it's as old as people drawing on walls. टैटूइंग काफी बदल गई है। ये सबसे कदीम फन की किस्मों में से एक है। जैसे दीवारों पर तस्वीरें बनाना, लोग हमेशा से अपने अजसाम पर निशानात बनाते आ रहे हैं ताकि वो मुख्तलिफ कबाइल या अफराद के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर कर सके। आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट टैटूअर और टैटूअर्स आर्टिस्ट बन रही हैं, तो टैटूइंग में काफ़ी बेहतरी आई है। निको के क्लाइंट्स दूर दराज से उनके ब्लैक एंकर कलेक्टिव टैटू पार्लर पर आते हैं, जो कि कैलिफोर्निया के सहरा नुमा शहर हेस्पेरिया में वाक़या है। मशहूर शख्सियात पर टैटूज बनाने के बाद निको खुद काफ़ी मशहूर हो गए हैं, मगर उनकी नज़र में उनके सारे क्लाइंट्स एक जैसे हैं। I mean, the celebrities I've tattooed, it's just... मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ भी वैसे ही पेश आता हूँ जैसे कि अपने बाकी क्लाइंट्स के साथ। हाँ, सेलिब्रिटीज़ की वजह से मेरी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, मगर मैं न सिर्फ उनको बल्कि अपने बाकी क्लाइंट्स को भी अपना सबसे अच्छा काम पेश करने की कोशिश करता हूँ। निको के क्लाइंट्स उनके पार्लर में मुख्तलिफ किस्म के टैटूज बनवाने आते हैं, जैसे कि अपने घर वालों, मशहूर सेलिब्रिटीज, फिल्मों के किरदारों, अपने रोल मॉडल्स, खूबसूरत लड़कियों और यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों की शक्लों की तस्वीरें।
کیلیفورنیا کے رہنے والے جونیئر سالز کا کہنا ہے کہ ان کا جسم کافی حد تک ان کے والدین، بھائی اور بیوی کی شکلوں کے ٹیٹو سے بھرا ہوا ہے تاکہ وہ ہمیشہ ان کے قریب رہ سکیں۔ یہ آرٹ جمع کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اور یہ آرٹ میرے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ آرٹسٹ سے اچھی اچھی پینٹنگز خرید سکتے ہیں مگر وہ پینٹنگز شاید آپ کے لیے نہ بنائی گئی ہوں۔ یہ آرٹ میری ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ ہرموسا بیچ کے بارٹینڈر ہالینڈ ایتھرج کو ایک بڑا انوکھا اور نمایاں ٹیٹو چاہیے تھا۔ ہم نے کافی سارے آئیڈیاز کے اوپر گفتگو کی اور پھر اس ٹیٹو کو چنا۔ میں نے یہ ٹیٹو اسٹیو جابز کی موت کے فوراً بعد بنوایا تھا اور اس لیے یہ ایک اچھا انتخاب تھا کیونکہ ان کا اس دنیا پر بہت اچھا اثر پڑا ہے۔ کپڑے بنانے والی کمپنی کے اونر رائن اسمتھ نے اپنے الٹے بازو پر ایک ڈھانچہ اور آکٹوپس بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس ٹیٹو کو فل سلیو کہتے ہیں۔ I wanted to go with an artist who stood out and whose work was very painterly because my background is in art. میں ایک ایسے آرٹسٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا جو نمایاں ہو اور جس کا کام ایک پینٹنگ جیسا لگے کیونکہ میری اپنی بیک گراؤنڈ بھی آرٹ میں ہے۔ تو جب میں نے نیکو کا نام سنا اور پھر ان کا کام دیکھا تو میں بڑا متاثر ہوا۔ ان کے ٹیٹوز بالکل پینٹنگز کی طرح لگتے تھے اور جلدی ٹھیک ہو جاتے تھے، تو بس میں نے انہی سے اپنا ٹیٹو بنوایا۔ مگر نیکو کی قابلیت ٹیٹو سے بڑھ کر ہے۔ ان کے ٹیٹو پارلر کے نیچے ایک آرٹ گیلری ہے جہاں پر نیکو کی پینٹنگز کی نمائش جاری ہے۔ ان کی پینٹنگز ان کے ٹیٹوز کی طرح ان کے خاص سٹائل کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نیکو کا کہنا ہے کہ ان کے آرٹ ورک نے ان کے ٹیٹوز بنانے کی اسکل کو بہتر بنایا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں اپنے پورٹریٹس کی وجہ سے مشہور ہوں کیونکہ میں نے اپنی اس صلاحیت پر کافی کام کیا ہے، اسی لیے میں نے پینٹنگ بنانا شروع کی اور وہاں سے سیکھی ہوئی ٹیکنیکس میں نے ٹیٹوئنگ میں استعمال کی۔ میں اب زیادہ تر ٹیٹوئنگ کے علاوہ چیزوں سے متاثر ہوتا ہوں، جیسا کہ جب میں سفر کرتا ہوں تو میوزیمز جاتا ہوں، میں زندگی اور لوگوں کو قریب سے دیکھتا ہوں اور اس سب کی جھلک میری آرٹ میں نظر آتی ہے۔ مگر کیا ٹیٹوز کی مقبولیت اور سیلیبریٹیز کا ٹیٹوز کے پیچھے یوں پاگل ہونے کا نوجوانوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے؟ بیورلی ہلز کی کلینکل سائیکالوجسٹ میلڈی لیوائن کا کہنا ہے کہ فرنٹل کارٹیکس انسانی دماغ کا وہ حصہ ہے جو سب سے آخر میں ڈیولپ ہوتا ہے اور جو ہماری فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کا فرنٹل کارٹیکس آپ کی جوانی تک ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ کچھ نوجوانوں کے دماغ کا یہ حصہ صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا اور اس لیے یہ نوجوان پھر خطرناک حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے بارے میں صحیح طرح سوچ نہیں پاتے اور اس کا اثر ان کے ٹیٹو بنوانے یا نہ بنوانے کے فیصلے پر بھی ہوتا ہے۔ نیکو کی سیاہی اور ان کا بہترین کام اپنی کہانی آپ سناتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کے لیے ڈریکولا اور فرینکنسٹائن کے پورٹریٹس شاید خوفناک ثابت ہوں۔ راجن سے بات کی، ملک بھر کے گرافیٹی آرٹسٹ سے لے کر ٹیٹو آرٹسٹ تک سب کے کاموں کو دیکھا تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ سب تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ آپ لوگوں کو ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا پتہ کہ نیکسٹ ٹائم آپ ایک خوبصورت دیوار سے گزرے ہوں عائشہ گیلانی کا آرٹ ورک نہ ہو۔ تو میں نکلتی ہوں میرے اگلے ایپیسوڈ کی طرف، بٹ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ پلیز میرا یہ فیس بک پیج کو لائک کریے گا۔ Hold on, let me put on the mic. یہ فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ۔ ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی، انوکھا سفر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔